Hello friends, myself Dr. Rachit Sisodia. Welcome to the Decode Exam Defense. जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, लास्ट क्लास में मैंने मुगल शुरू किया था और आज हम लोगों ने लास्ट क्लास में बाबर पढ़ा था और मुगल की जो ओरिजिन है वो कैसे हुई, उसके जो संस्थापक थे बाबर, उन्होंने किस तरह से अपना हिंदुस्तान में शासन स्थापित किया, वो हम लोगों ने पढ़ा था. इन दिस क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी. वो कौन थे? वो थे हुमायूं. ठीक है. हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ था और महम बेगम इनकी माता का नाम था. इनका जो वास्तविक नाम था वो था नासिरुद्दीन मोहम्मद, लेकिन इनको हुमायूं नाम से ये फेमस हुए. और हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य के सबसे, अगर देखा जाए तो शुरुआत के जो मुगल शासक थे उनको अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये हम पाते हैं कि हुमायूं जो थे वो उतना, उनकी जो अचीवमेंट थी वो उतनी ज़्यादा नहीं थी. ये कहा जा सकता है कि उनकी अपनी कुछ दुर्बलताएं थीं, कुछ वीकनेस थी. थे तो वो ब्रेव, थे तो वो साहसी, लेकिन एक अच्छे सैनिक, एक अच्छे राजनीतिक के लिए, एक अच्छे पॉलिटिशियन के लिए, एक अच्छे प्रशासक के लिए सिर्फ बहादुर होना ही एक आवश्यकता नहीं होती है. बहुत सारी चीज़ें होती हैं. जैसे कि वो एक कुशल प्रशासक नहीं थे, एक अच्छे मिलिट्री स्ट्रेटेजिक, उनकी जो सोच थी वो एक रणनीति थी, वो नहीं बना पाए. वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो कोई भी काम जब करते थे तो उसको पूरा किए बिना ही दूसरे काम की तरफ चल पड़ते थे. तो वो उनकी एक वीकनेस थी, वो इनकी एक पर्सनालिटी में एक वीकनेस थी. लेनपूल ने कहा था, एक इंग्लिश हिस्टोरियन था लेनपूल, उसने कहा था, एक विदेशी इतिहासकार था, कि उसने कहा हुमायूं के बारे में कि हुमायूं जो थे वो जीवन भर लड़खड़ाते ही रहे और लड़खड़ा कर ही उनकी मृत्यु हो गई. उनकी जो मृत्यु थी, उनकी जो डेथ हुई, वो अपने पुस्तकालय के सीढ़ियों से वो गिर के उनकी डेथ हो गई थी. वो अपने पुस्तकालय से पढ़ के उतर रहे थे. शेर मंडल नामक एक पुस्तकालय था जिसका निर्माण तो शेरशाह सूरी ने कराया था दिल्ली में, लेकिन बाद में इन्होंने उसको पुस्तकालय बना लिया था हुमायूं ने, और उसी से वो पढ़ के उतर रहे थे और उससे ही गिर के इनकी मृत्यु हो गई. 1530 में हुमायूं हिंदुस्तान के बादशाह बनते हैं. अच्छा, हुमायूं के बारे में एक और ख़ास बात कि बहुत सारे इतिहासकारों ने ये लिखा है कि हुमायूं जो थे वो अफ़ीम का बहुत सेवन करते थे और अफ़ीम के सेवन की वजह से उनकी जो सोचने की जो शक्ति थी, जो पावर जो थी, जो थिंकिंग की जो पावर थी, वो कम हो गई थी. अफ़ीम के नशे में रहते थे और वो अफ़ीमची थे और उसकी वजह से वो सही समय पर सही निर्णय ले नहीं पाते थे. तो कई लोगों ने ये भी कहा कि वो उनका अफ़ीम की आदत उनकी सबसे बड़ी दुर्बलता का कारण था, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि अफ़ीम का सेवन तो वहाँ पे मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया में बहुत ही कॉमन था. अफ़ीम, बाबर भी अफ़ीम खाते थे और जो लोग लड़ते थे, जो युद्ध करते थे मध्यकाल में, उस समय जो लड़ते थे, जो युद्ध करते थे, वो सभी लोग ज़्यादातर अफ़ीम खा के ही लड़ते थे. अफ़ीम का घोल पी जाते थे लोग. इवन राजस्थान में जो राजपूत योद्धा थे वो भी अफ़ीम खाते थे. अफ़ीम खाने से, चूँकि वो दर्द का एहसास नहीं होता, आपका हाथ कट गया तभी आप लड़ रहे हैं युद्ध में, ठीक है. तो आज भी कहा जाता है कि राजस्थान में तो ये सेरेमनी में आ गया है. राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, वहाँ पे तो एक अफ़ीम की एक सेरेमनी होती है. जो जब शादियाँ होती हैं राजपूत समाज में, राजपूतों में, तो वहाँ पे जो दुल्हन का जो पिता होता है वो अपने जो गेस्ट होते हैं उनको हाथ में अफ़ीम का पानी लेके सबका सम्मान करते हैं. मतलब वो दिखाते हैं कि आप सभी योद्धा हैं. ठीक है. तो ये अफ़ीम का सेवन वाली बात सही नहीं है, क्योंकि अफ़ीम के सेवन की वजह से ही वो दुर्बलता के कारण नहीं था, बहुत सारे दूसरे भी कारण थे. सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब ये
1530 ईस्वी में जब 1530 ईस्वी में जब हुमायूं आगरा में इनका राज्याभिषेक हुआ था, ये हिंदुस्तान के जब ये बादशाह बनते हैं 1530 ईस्वी में अपने पिता बाबर की मृत्यु के पश्चात, तो हुमायूं के सामने कई दिक्कतें थीं। एक तो पहली बात कि अभी बाबर ने राज्य तो स्थापित कर दिया था, मुगल साम्राज्य की नींव तो ला रख दी थी, लेकिन अभी वो उतना मजबूत नहीं था। अभी भी अफगान बिहार के कुछ क्षेत्रों में अपना शासन कर रहे थे और वो मौके की तलाश में थे कि कब कोई नया शासक बने, कोई कमजोर शासक बने और हम इन मुगलों को यहाँ से भगा दें। दूसरी तरफ इनके अपने खुद के कुछ बहुत सारे रिश्तेदार मुगलों में ही बहुत सारे इनके खिलाफ षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे थे कि इनको हटा के मैं बन जाऊं शासक। तीसरी बात, खजाना, आर्थिक स्थिति अभी भी अच्छी नहीं थी, मुगलों की आर्थिक स्थिति अभी भी अच्छी नहीं थी। और जो चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो जब बाबर की जब डेथ हो रही थी तो बाबर ने कहा था अपने पुत्र हुमायूं से कि तुम बादशाह बनोगे, मेरे मरने के पश्चात तुम्ही को गद्दी मिलेगी, लेकिन अपने भाइयों का भी ख्याल रखना। और बाबर के बात को मानते हुए हुमायूं ने वही किया। हुमायूं ने अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों के मध्य किया। जैसे कि हुमायूं ने अपने एक भाई अस्करी को संभल की जागीर दी थी। अस्करी को इन्होंने संभल की जागीर दी। कामरान को, सबसे एम्बिशियस जो था इसमें कामरान ही था, कामरान नाम था इसका, कामरान को इन्होंने मुल्तान और पंजाब का क्षेत्र दिया था। ठीक है, मुल्तान, पंजाब, कांधार तक का भी क्षेत्र दे दिया था। और एक और भाई था इनका हिंदाल को इन्होंने अलवर का क्षेत्र, अलवर जो राजस्थान में पड़ता है, उत्तरी राजस्थान का कुछ क्षेत्र था जो इन लोग के अधीन था, अलवर और मेवात। मेवाड़ नहीं है, ये मेवात है। मेवात का मतलब होता है सदर्न हरियाणा। हरियाणा का जो दक्षिणी भाग है उससे मेवात कहा जाता है। तो ये मेवात का जो क्षेत्र है अपने छोटे भाई हिंदाल को इन्होंने दिया था। इवन इन्होंने अपने चचेरे भाई को भी बदख्शा की जागीर दे दी थी। तो अपने साम्राज्य को कई भागों में इन्होंने बांट दिया था। मतलब ये मुगल वंश के एकमात्र ऐसे बादशाह थे जिन्होंने अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों के मध्य किया था। और ये कहा जाता है कि ये एक बहुत बड़ी इनकी भूल थी, क्योंकि यही भाई जब इनका युद्ध होता है शेरशाह सूरी से, फरीद खान से, जो बाद में शेरशाह सूरी के नाम से दिल्ली के बादशाह बने, तो जब शेरशाह सूरी से जब इनका युद्ध होता है तो इनमें से इनके भाइयों ने इनका सहयोग नहीं किया। कामरान ने तो बिल्कुल भी नहीं किया। अस्करी और हिंदाल तो इनके बाद बीच में इनका समर्थन करने के लिए आए, लेकिन कामरान तो बिल्कुल ही न्यूट्रल रहा। इवन उसने तो इनको मारने का षड्यंत्र भी रचा था जब ये भाग के चले गए थे कंधार। तो इसके पश्चात, ऐसी घटना होने के पश्चात, इसके बाद किसी भी मुगल बादशाह ने एक बात तो गांठ बांध ली, क्या कि उन्होंने अपने एम्पायर को अपने ब्रदर्स के बीच में डिवाइड नहीं किया, अपने साम्राज्य को अपने भाइयों के मध्य नहीं बांटा। ठीक है, हुमायूं के बादशाह बनने के पश्चात हुमायूं का जो प्रथम अभियान था, फर्स्ट मिलिट्री कैंपेन जो था, वो हुआ था 1531 में। ये हुआ था कालिंजर के जो शासक थे वो राजपूत शासक थे जिनका नाम था प्रताप रुद्र देव। एक साउथ में भी हैं, वो साउथ वाली राजा की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये कालिंजर जो बुंदेलखंड में जो राज्य है कालिंजर, वहां के शासक थे। 1531 में कालिंजर के शासक प्रताप रुद्र देव के किले का इन्होंने घेरा डाला था, किंतु इनको उसमें सफलता मिली नहीं थी। कारण क्या था कि दिल्ली में कहा जाता है कि इनके एक आध भाइयों ने आगरा पे कब्जा करने के लिए अपनी सेनाएं मुल्तान से और पंजाब से लेके बढ़ रहे थे। तो इनको एक खतरा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भाई ही मेरे खिलाफ हो जाएं। तो अपनी गद्दी को बचाने के लिए इनको अंततः
कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव से संधि करनी पड़ी थी और ये अभियान जो था इनका वो सफल नहीं हो पाया था। तो हुमायूं का जो पहला अभियान था, अगर कभी प्रश्न आता है कोई भी क्वेश्चन में ये पूछता है कि द फर्स्ट कैंपेन ऑफ हुमायूं वाज अगेंस्ट विच स्टेट, तो कालिंजर, और शासक कौन थे, वहां के शासक का नाम था प्रताप रुद्रदेव। अच्छा, कालिंजर पे अटैक क्यों किया था? क्योंकि हुमायूं को ये लग रहा था कि कालिंजर के जो शासक प्रताप रुद्रदेव हैं वो अफगानों के साथ हैं, तो वो चाहते थे कि ये राज्य अपने अधीन मिला के अफगानों की शक्ति को वो कम कर सकें। खैर वो इस पर सफल नहीं हो पाए थे। इसके पश्चात इस अभियान में तो वो सफल नहीं हो पाए। 1532 में इनका जो अगला अभियान था वो अभियान था क्या, वो एक युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ दोहरिया। दोहरिया का युद्ध हुआ था। दोहरिया का युद्ध हुआ था, ये जौनपुर के पास, गोमती नदी के पास, जौनपुर में गोमती नदी के निकट एक जगह पड़ती है दोहरिया, और दोहरिया में इनका मुकाबला अफगान, वहीं के एक लोकल अफगान चीफ था, उसका नाम था महमूद लोदी के साथ हुआ। और इस युद्ध में हुमायूं की ये पहली जीत थी, हुमायूं की ये प्रथम जीत थी। इस युद्ध में हुमायूं विजयी हुए थे और अफगानों को पीछे हटना पड़ा था। दोहरिया के क्षेत्र में, दोहरिया के युद्ध में हुमायूं की मुगल सेना विजयी हो गई थी। ठीक है। अच्छा, इस बीच इधर दोहरिया को इन्होंने जीत लिया और दूसरी तरफ महमूद लोदी चूंकि अफगान था और दूसरी तरफ एक और अफगान जो था वो अपनी शक्ति को धीरे धीरे बढ़ा रहा था। वो कौन था? वो था फरीद खान, जिसे हम लोग इतिहास में शेरशाह सूरी के नाम से भी जानते हैं। शेरशाह सूरी ने चुनार के किले को अपने अधीन कर लिया था और साथ साथ दक्षिण बिहार का क्षेत्र भी वो अपने अधीन कर चुका था। वहाँ के जो शासक थे वो उनकी डेथ के बाद उनकी विधवा से उसने निकाह कर लिया था और दक्षिण बिहार का वो शासक बन गया था। चुनार में भी उसने ऐसा ही किया और बहुत ही चालाक व्यक्ति था शेर खान, जिसे शेरशाह सूरी कहा जाता है। तो एक प्रकार से अच्छा, हुमायूं ने उस पर अभी उतना ध्यान नहीं दिया। इसी बीच क्या हुआ कि एक घटना और हुई कि गुजरात पे हम लोग पहुंचते हैं। गुजरात में क्योंकि कई घटनाएं एक साथ चल रही थी हुमायूं के समय में, तो गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, वो भी अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा था और कहा जाता है कि गुजरात के शासक ने चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण कर दिया था और वहाँ की रानी जो थी कर्णवती, उन्होंने हुमायूं से मदद मांगी थी, लेकिन हुमायूं उस समय उनकी मदद नहीं कर सका। बाद में खैर हुमायूं गया गुजरात और उसने गुजरात में गुजरात का जो शासक था शाह, उसको पराजित किया, उसको खदेड़ दिया गुजरात तक, और गुजरात के और मालवा के कई क्षेत्रों को, कई किलों को हुमायूं ने जीत लिया था। चंपानेर और कई किलों को जीत लिया था। लेकिन इसी बीच ये खबर आई कि इसके फिर से उसके एक और भाई हिंदाल ने आगरा पे कब्जा करने का पूरा प्लान बना लिया है, तो हुमायूं को फिर से सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा आगरा और दिल्ली। और जब ये आगरा और दिल्ली गया तो जितने तेजी से हुमायूं ने इन सभी क्षेत्रों को जीता था गुजरात के, उतने ही तेजी से ये सब क्षेत्र उसके हाथों से निकल गए। तो मतलब यही सब दुर्बलताएं थी हुमायूं की, जिसकी वजह से वो सफल नहीं हो पाया। वो कोई चीज़ प्लानिंग के तहत नहीं कर रहा था और इसकी वजह से भाई वहाँ से यहाँ गया, उसने किले को जीता, जीतने के बाद उसके हाथों से निकल गया तो क्या मिला उसको? कुछ नहीं मिला। सिर्फ सैनिक मारे गए होंगे, उसके पैसा खर्च हुआ होगा, उससे अधिक उसको कुछ नहीं मिला। इसी बीच हुमायूं ने 1537 के आसपास, 1536 और 37 के आसपास चुनार का किला विजयी, चुनार का किला, चुनार जो पड़ता है मिर्जापुर जिले में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पड़ता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण किला है। इसी को बोला भी जाता है पूरब का प्रवेश द्वार। अगर आपको बिहार और बंगाल को जीतना है तो चुनार का किला आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेटेजिक किला है। तो चुनार के किले पर शेरशाह सूरी या कहिए फरीद खान का शासन था। शेरशाह सूरी का नाम बाद में पड़ा था, शेर खान का शासन था। शेर खान कि जब शेर खान ने देखा कि मुगल सेनाएं आ रही हैं तो उसने चालाकी की, उसने अपनी सेनाएं पीछे हटा ली, अपने मिलिट्री जनरल और अपने पुत्र को कहा कि तुम मुगलों को एंगेज किए रहो। और इसी बीच शेर खान पहुंचता है बिहार और बिहार से पहुंचता है बंगाल और बंगाल के शासक को पराजित कर उस पूरे क्षेत्र पे अपना अधिकार कर लिया। इधर चुनार जीत जाते हैं हुमायूं और उधर बंगाल पे अधिकार हो जाता है किसका?
शेरशाह सूरी का या शेर खान का। ठीक है। अच्छा, इसी बीच जब ये सूचना मिलती है हुमायूं को कि बंगाल के क्षेत्र पे शेर शाह का या शेर खान का अधिकार हो गया, तो पहले तो हुमायूं शेर खान से संधि करना चाहता है कि तुम मुझे कुछ पैसा देते रहो, कुछ ट्रिब्यूट देते रहो और तुमको शासन करना है तो करो। लेकिन जब बंगाल का भगोड़ा शासक आता है हुमायूं के पास मदद मांगने कि आप अपने राज्य को स्थापित करने में मेरी मदद करिए और मैं आपके अधीन रह के वहाँ का शासन चलाऊंगा, तब फिर हुमायूं अपनी सेनाओं के साथ बढ़ते हैं बंगाल और बंगाल को जीतते हैं। उधर ये पहुँचते हैं बंगाल और बंगाल को जीतते हैं। इधर शेर खान ने फिर चालाकी की। शेर खान ने कहा कि जाने दो बंगाल की मुझे आवश्यकता नहीं है। शेर खान चला आता है बिहार के पूरे क्षेत्र को जीत लेता है और इवन चुनार के किले की तरफ भी वो घेरा डालता है। मतलब अब उसने क्या किया, शेर खान ने क्या किया कि जो रास्ता था, अब वो लौटता अगर हुमायूं वापस तो बिहार के रास्ते ही तो उत्तर प्रदेश आता, तो बिहार का पूरा क्षेत्र खासकर जो दक्षिण बिहार का क्षेत्र था उस पूरे क्षेत्र पर शेरशाह ने अपना अधिकार कर लिया था। अब जो सिचुएशन थी उस प्रकार की थी। मान लीजिए कि ये बंगाल का क्षेत्र है, ये बिहार है और ये यूपी का क्षेत्र है। तो गंगा नदी यहाँ से बहती है और ऐसे, और यहीं पे कर्मनासा नदी बहती है जो यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाती है। तो जब ये वापस लौट रहे थे तो मान लीजिए ये गंगा रिवर ऐसे बह रही हैं और ये कर्मनासा नदी है, ये गंगा जी से आगे मिल जाती है। तो ये हुमायूं जो था वो गंगा नदी को पार करके जब यहाँ पहुँचता है गंगा नदी और कर्मनासा के बीच, तो ये चारों तरफ से हुमायूं को शेरशाह सूरी की जो सेनाएं थीं वो चारों तरफ से घेर लेती हैं। जब ये कर्मनासा और गंगा के बीच में आते हैं, हुमायूं अपनी सेनाओं के साथ जब वापस लौटते हैं बंगाल को फतेह करके, वहाँ से जश्न मना के, तो ये जो मान लीजिए कि ये गंगा जी हैं ऐसे आ रही हैं बिहार में और एक यूपी और बिहार का बनाती है बॉर्डर कर्मनासा नदी ऐसे करके। तो यहीं पे इसी स्थान पे इन्होंने कहीं आसपास ऐसे पूरा चारों तरफ घेर लिया था। ठीक है। हुमायूं की सेनाओं को शेरशाह सूरी ने साउथ बिहार और चौसा के आसपास चारों तरफ से घेर लिया था और जहाँ पे हुमायूं थे उसमें उसके एक तरफ गंगा जी थी, एक तरफ कर्मनासा थी। मतलब दो नदियों के बीच में चारों तरफ से शेरशाह ने हुमायूं को घेर लिया। ठीक है। जब वे वापस लौट रहे थे जीत के बंगाल, जब घेर लिया हुमायूं को, तो हुमायूं ने कहा ठीक है, अगर हमको घेर लिया है शेर खान ने तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कब तक वो हमको घेरेगा, कुछ समय बाद तो चला ही जाएगा। तो जब चारों तरफ से घेर गए थे हुमायूं, तो हुमायूं ने कहा कि अपने सैनिकों से कहा कि आप लोग यहीं पे अपना कैंप लगाइए और यहीं पे रहिए। और ये कैंप समझ लीजिए कि तकरीबन 3 महीने तक लगा रहा। 3 महीने हुमायूं की सेनाएं वहीं कैंप में रहीं और शेर खान की भी सेनाएं 3 महीने तक कर्मनासा के दूसरे छोर पे थीं। समय का इंतजार कर रहा था शेर खान। वो जानता था कि अभी ये बरसात का समय आने वाला है, मानसून आने वाला है और जैसे ही मानसून आया, क्योंकि हुमायूं की सेनाएं दो नदियों के बीच में फंसी हुई थी। एक तरफ कर्मनासा नदी थी जो यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाती है और एक तरफ गंगा जी थी। चौसा, वो जो क्षेत्र था वो चौसा कहलाता था। थोड़ा ये जो लो लाइंग एरिया था जहाँ पे ये इन्होंने अपना कैंप लगाया था, लो लैंड था। और जब नदी का पानी ओवरफ्लो हुआ, गंगा जी का पानी और कर्मनासा नदी का पानी, और जब वो पानी इनके कैंप्स में भरना शुरू हो गया, तब इनकी मुश्किलें और बढ़ गईं। हुमायूं की मुश्किलें बढ़ गईं और यही समय देखकर फिर शेर खान ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। कहा जाता है कि हुमायूं की बहुत सारे तोपें तो नदी में ही बह गईं। बहुत सारे उनके अपने सोल्जर्स नदी में कूद जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, बहुत सारे तो नदी में ही बह गए।
हुमायूं खैर उस तब भी बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन हुमायूं के हाथ में भी एक तीर लग गया था और अपने जान बचाने के लिए अपने घोड़े सहित वो नदी में कूद पड़ा, गंगा जी में कूद पड़ा। कहा जाता है कि एक भिश्ती मतलब जो लोग नाव चलाते हैं, उन्होंने हुमायूं को, उस भिश्ती ने हुमायूं को बचाया और उसके बाद किसी तरह से अपनी बची खुची सेना के साथ हुमायूं किसी तरह अपनी बची खुची सेना के साथ वापस पहुंचते हैं आगरा। आगरा पहुंचते हैं हुमायूं वापस। आगरा पहुंचने के पश्चात इसे ये युद्ध जो हुआ था इसे बोलते हैं चौसा का युद्ध। 1539 में ये जो हुमायूं और शेरशाह के बीच में, शेर खान के मध्य जो युद्ध हुआ था उसे बोलते हैं चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा। ठीक है, और इस युद्ध में, ये युद्ध 1539 में हुआ था और इस युद्ध में शेर खान विजयी हुए थे और इसी युद्ध के पश्चात शेर खान ने शेरशाह की उपाधि ली और अपने आप को उसने हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। ठीक है, खैर इस युद्ध के पश्चात हुमायूं को भागना पड़ता है। हुमायूं अपनी बची खुची सेनाओं के साथ पहुंचते हैं आगरा। आगरा पहुंचते हैं, आगरा और दिल्ली में जाके फिर से अपनी सेनाओं को मजबूत करते हैं और बोलते हैं कि मुझे अब फिर से युद्ध लड़ना है, मुझे बदला लेना है किससे, शेर खान से या शेरशाह सूरी से। और उसके बाद आगरा से अपनी सेनाओं के साथ वो बढ़ते हैं बनारस की तरफ या कहिए कन्नौज की तरफ। और कन्नौज के पास ही, अच्छा इस एक तरफ ये आगरा से पूरब की तरफ बढ़ रहे थे, कन्नौज इधर बढ़ रहे थे, यूपी के मध्य यूपी और ईस्टर्न यूपी की तरफ बढ़ रहे थे, और एक तरफ शेर खान अपनी सेनाओं के साथ चुनार, बनारस, लखनऊ होते हुए कन्नौज पहुंच गया। और दोनों की सेनाएं फिर कन्नौज के पास जगह पड़ती है, कन्नौज में के पास ही जगह पड़ती है बिलग्राम। बिलग्राम में वहाँ भी गंगा जी के नदी के आसपास ही दोनों सेनाएं एक बार फिर भिड़ती हैं। दोनों के मध्य फिर से 1540 इन द ईयर 1540 1540 में दोनों सेनाओं के मध्य फिर से युद्ध होता है। और इसी बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं एक बार फिर बुरी तरह से पराजित हुए और इसी युद्ध के पश्चात हुमायूं और उनके एक भाई हिंदाल ने भी उनका सहयोग किया था। दोनों को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। ये हिंदुस्तान छोड़ के पहुँचते हैं सिंध के शासक थे, उनसे उन्होंने हेल्प मांगी, वहाँ से उनको मदद नहीं मिली। फिर ये अपने भाई कामरान के पास जाते हैं कांधार जब जाते हैं तो भाइयों ने भी इनकी मदद नहीं की। अब इनके पास जब कोई चारा नहीं बचता, अच्छा बीच में ये जोधपुर के शासक मालदेव से भी हेल्प लेने जाते हैं। जोधपुर के राजपूत शासक थे मालदेव, लेकिन मालदेव ने भी इनकी मदद नहीं की। किंतु इनको किसने हेल्प की थी? इनकी हेल्प की थी अमरकोट। सिंध में एक जगह पड़ती है अमरकोट के एक राजपूत शासक थे, उनका नाम था राणा वीर साल। सोढ़ा राजपूत थे वो, राणा वीर साल। उन्होंने अपने दरबार में, अपने महल में हुमायूं, अच्छा इसी बीच हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम, मियाँ मीर एक सूफी संत थे, मियाँ मीर उनका नाम था, एक सूफी संत थे, उनसे उनकी पुत्री हमीदा बानो बेगम से निकाह भी कर लिया था। और कहा जाता है कि इन्होंने इसी बीच फिर राणा वीर साल के महल में शरण ली थी, रिफ्यूज लिया था। और इसी राणा वीर साल के महल में अमरकोट में ही उनके पुत्र अकबर का जन्म हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अकबर का जन्म एक राजपूत शासक के महल में हुआ था। दूसरी बात, आज वो अमरकोट नामक स्थान जो है वो पाकिस्तान में है और अमरकोट में आज भी राणा वीर साल के वंशज राणा हमीर सिंह शासन कर रहे हैं। आज भी वहाँ के आसपास के जो भी लोग हैं उनको राजा की तरह ही मानते हैं। ठीक है, एकमात्र हिंदू रियासत आज भी पाकिस्तान में है, राजपूत रियासत पाकिस्तान में है। आसपास जितने भी मुस्लिम जनता है उनको राजा की तरह मानती है। कब तक मानती है ये बात दूसरी है। ठीक है, खैर इसके पश्चात ये चले जाते हैं ईरान के जो शासक थे शाह तहमस्प। ईरान के जो शासक थे, उनका जो ईरान के जो रूलर थे उनका नाम था शाह तहमस्प।
उनसे ये हेल्प मांगते हैं, उनके दरबार में इनका बड़ा सम्मान किया जाता है। हुमायूं का शाह तहमश में कहते हैं कि मैं आपकी हर तरह से हर संभव सहायता करूंगा, लेकिन उसके पहले आपको शिया मत को या शिया सेक्ट को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जो ईरान के जो शासक थे वो जो थे वो शिया मत को मानते थे। मुसलमानों में दो मेन डिवीज़न है, शिया और सुन्नी। तो ईरान के जो शासक थे वो शिया थे और हुमायूं जो थे वो शिया नहीं थे, वो सुन्नी थे। तो हुमायूं ने शाह तहमश के कहने पर शिया मत को अपना लिया था और शाह तहमश ने इनकी हेल्प की। तकरीबन 17,000 सोल्जर्स इनको दिए थे उनकी सहायता के लिए, और उनकी सहायता से ही फिर बाद में हुमायूं ने अपने आप को फिर से मजबूत किया। अपनी इस एग्ज़ाइल पीरियड में जब ये निर्वासित काल में इन्होंने 1545-44 के आसपास काबुल और कंधार को जीत लिया, जो इनके भाई अस्करी और कामरान के अधीन था। इसी तरह से धीरे धीरे अपने आप को ये मजबूत करते रहे। 1554 में इन्होंने लाहौर के आसपास के क्षेत्र को भी जीत लिया और 1555 में इन्होंने 2 युद्ध लड़ा। मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छीवाड़ा पड़ता है पंजाब में और सरहिंद भी पड़ता है पंजाब में। मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध इन्होंने लड़ा था और इस युद्ध में इन्होंने सिकंदर शाह सूर, दिल्ली के शासक सिकंदर सूर जो शेरशाह सूरी का वंशज था, उसको पराजित किया। मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में दोनों युद्ध लड़े गए थे, सरहिंद का युद्ध भी और मच्छीवाड़ा का युद्ध भी। मच्छीवाड़ा का युद्ध पहले लड़ा गया था और सरहिंद का युद्ध बाद में लड़ा गया था। इन दोनों युद्धों में हुमायूं ने दिल्ली और पंजाब के शासक सिकंदर शाह सूर को पराजित किया और इसी युद्ध के पश्चात पंजाब और दिल्ली का जो क्षेत्र था, पंजाब, दिल्ली, काबुल, कांधार का जो क्षेत्र था, वो सब हुमायूं के अधीन फिर से हो गया। हुमायूं एक बार फिर दिल्ली के शासक बने, दिल्ली के बादशाह बनते हैं। 1555 में दिल्ली की गद्दी पुनः अगेन उनके हाथों में आ गई, किंतु 1556 में एक दुर्घटना में, जो मैं बता भी चुका हूँ, ये अपने पुस्तकालय शेर मंडल नाम था उनके इस लाइब्रेरी का, और उससे वहाँ से वो गिरते हैं और उसके पश्चात इनके सर में चोट लगती है और उसकी वजह से इनकी डेथ 1556 में हो जाती है। तो 1556 में इनकी मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि उनको रंगों का बड़ा शौक था। कहा जाता है कि वो सप्ताह के कई अलग अलग दिन में अलग अलग कलर के कपड़े पहनते थे। ज्योतिष विद्या में उनका बहुत ही विश्वास था, एस्ट्रोलॉजी में बहुत विश्वास था उनका, और उस वजह से वो अलग अलग दिनों पर अलग अलग रंग के कपड़े पहना करते थे। तो आज हम लोग हुमायूं ख़त्म कर दिए हैं। आज मुगल के पॉलिटिकल हिस्ट्री में 2 किंग्स को, 2 बादशाहों को हम लोगों ने पढ़ चुके हैं आज तक। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने बाबर पढ़ा था, इस क्लास में हम लोगों ने हुमायूं पढ़ा है। अब इसके बाद अकबर को पढ़ेंगे, लेकिन अकबर को पढ़ने से पहले हम लोग बीच में ये जब हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ा था, तो ये जो बीच के 10-12 साल थे उसमें जिस शासक ने शासन किया उसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आज इतना ही। धन्यवाद।